मैं डॉक्टर ब्रजकिशोर, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा विषय है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, गांधीवादी युग और असहयोग आंदोलन। अभी तक हमने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी युग को देखा। हम देखते हैं कि गोखले की मृत्यु के बाद, तिलक की निष्क्रियता के बाद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की निष्क्रियता के बाद भारत का स्वतंत्रता आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। अब आवश्यकता थी कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक ऐसा नेतृत्व प्राप्त हो जो भारतीयों में राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक चेतना को और जगाकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जा भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का कार्य कर सके। हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने रंगभेद नीति का प्रबल विरोध कर और अपने सत्य अहिंसा का साधनों का प्रयोग पर संपूर्ण विश्व में अपनी विजयी पताका को फहराया। 1915 में महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया। 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं और चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से पहला सफल सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं और हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक नया नेता प्राप्त होता है जो जनप्रिय और लोकप्रिय नेतृत्व था। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, करो मरो, कई ऐसे सफल प्रयोग महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किए और गांधीवादी युग को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि बिना महात्मा गांधी के पदार्पण के भारत को स्वतंत्रता मिलना या दासता से मुक्ति मिलना संभव नहीं था। अगर गांधीवादी युग की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन है वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 को प्रारंभ किया। नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस में प्रस्ताव पारित करा, इस आंदोलन का श्री गणेश किया और ये एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन ने संपूर्ण भारतवर्ष में सभी नागरिकों को एकत्र किया, एकता की भावना जागृत की, राजनीतिक चेतना जागृत की और लोगों में पहली बार ऐसा जुनून देखने को मिला कि ब्रिटिश सरकार की नींव से नींव हिल गई। हम देखते हैं कि इस आंदोलन की ऊंचाइयों ने वो मुकाम हासिल किया कि अगर चोरी चोरा कांड नहीं होता तो शायद ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूर होकर या तो संवैधानिक सुधारों की बहुत बड़ी योजना भारत में प्रस्तुत करनी पड़ती या फिर उन्हें भारत को छोड़कर जाना पड़ता। अगर हम असहयोग आंदोलन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो हम देखते हैं कि 1919 से पूर्व भारत के अंदर प्लेग, अकाल ने अपना प्रखंड रूप दिखा दिया। परिणाम ये हुआ कि लाखों लोग प्लेग की चपेट में आ गए और अकाल के कारण भूखमरी छा गई। परिणाम स्वरूप समाज में बेरोजगारी फैल गई और उद्योग धंधे तो पूरी तरह नष्ट ही थे। अब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भी नष्ट हो गई और इससे किसान और भारत के जो श्रमिक हैं वो दोहरी मार झेल नहीं पाए और परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ गई कि भारत के अंदर भूखमरी जैसी समस्या के कारण भारत के लोग हताश हो गए। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसी विपत्त परिस्थितियों में भी भारतीयों का साथ नहीं दिया और भारत के लोगों पर घोर अत्याचार किए। आर्थिक शोषण तो किया ही, साथ ही उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीयों के मन में असंतोष की भावना छा गई और उनके मन में ये बात भली भांति बैठ गई कि हमारा शासन ही हमारा शासन है और हमारे भाग्य का निर्धारण केवल हम ही कर सकते हैं, अन्य कोई जाति हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकती है। और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन के राजकुमार भारत आते हैं तो उनके स्वागत में इतना भव्य आयोजन का किया जाता है जिसमें भारत का बेशुमार सार्वजनिक व्यय किया जाता है। भारतीय जनता ने देखा कि एक तरफ तो राजकुमार के स्वागत में इतना अनाप शनाप खर्चा किया जा रहा है, वही प्लेग और अकाल जैसी महामारी में हमारे को ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह की सहायता नहीं कर रही है। तो हम देखते हैं कि इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीयों में असंतोष छा गया। उसी समय 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट नाम
का एक नया अधिनियम लागू कर दिया। उन्होंने किया कि किसी भी संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ना कोई केस चलेगा, ना कोई इंक्वायरी होगी, कुछ नहीं, उसे लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। मोतीलाल नेहरू ने इस एक्ट को अपील, वकील और दलील की व्यवस्था के अंत बतलाया। इस एक्ट का फ़ायदा उठाकर ब्रिटिश सरकार ने अत्याचार प्रारंभ कर दिए और हम देखते हैं कि बहुत से भारतीयों को बिना मतलब ही, बिना अपराध के ही जेलों में डाल दिया गया। अब जब ऐसी विकट स्थिति भारत में आ गई तो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया कि हम एक ऐसा आंदोलन प्रारंभ करेंगे जो भारतीय ब्रिटिश सरकार की नींव से नींव हिला दे। प्रारंभ में तो महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के पक्ष में थे, लेकिन जब उन्होंने रोलेट एक्ट के रूप में ब्रिटिश सरकार का नवीन चेहरा देखा, अमानवीयता का चेहरा देखा, तो महात्मा गांधी सहयोगी से असहयोगी बन गए। तो हम देखते हैं कि 30 मार्च 1929 को संपूर्ण देश में हड़ताल का निश्चय किया गया, जिसे बाद में 6 अप्रैल 1919 की तारीख निश्चित कर दी गई। 6 अप्रैल को संपूर्ण भारत में एक व्यापक हड़ताल हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार की नींव से नींव हिल गई। परिणाम स्वरूप 7 अप्रैल को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 अप्रैल को पंजाब में 2 प्रसिद्ध भारतीय नेता सतपाल और डॉक्टर किचलू को नज़रबंद कर अमृतसर से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके विरोध में संपूर्ण देश के अंदर एक असंतोष की भावना छा गई, क्योंकि उनके लोकप्रिय नेता सतपाल, किचलू, महात्मा गांधी और अन्य कई नेताओं को जेल में बिना मतलब ही डाल दिया जाता है। डॉक्टर किचलू और सतपाल और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक प्रार्थना सभा रखी जाती है, लेकिन उस समय के जनरल डायर ने उन जलियांवाला जो बाग था, जो काफ़ी संख्या में भारतीय एकत्रित हुए थे, उन पर ऐसी गोलाबारी की कि लगभग 800 भारतीय मारे गए और 2000 से अधिक भारतीय घायल हो गए। इस जलियांवाला हत्याकांड की संपूर्ण विश्व में भर्त्सना हुई और संपूर्ण भारत के अंदर एक ऐसी आक्रोश छा गया कि भारतीयों में ये बात भली भांति बैठ गई कि अंग्रेज अब दमन पर उतर आए हैं। हम देखते हैं कि इसका परिणाम ये हुआ कि जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में अब भारतीयों में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ और उन्होंने अब निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, महात्मा गांधी ने निश्चय कर लिया कुछ भी हो जाए, अब असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना ही पड़ेगा और एक ऐसा आंदोलन जो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित होगा। जलियांवाला हत्याकांड ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी और उन्होंने एक हंटर आयोग का गठन किया। उनके एक अधिकारी हंटर के नेतृत्व में, हंटर ने दोगलापंथी की दोगली चाल की। एक तरफ तो यानी कि जनरल डायर को इस हत्याकांड का दोषी ठहराया और दूसरी तरफ उसे सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ बताकर एक ब्रिटिश सरकार का हीरो बना दिया। और जब जनरल डायर ब्रिटेन गए तो उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें कई उपहार और कई अच्छे पदों से नवाजा गया। हम देखते हैं कि प्रथम वर्ल्ड वार प्रारंभ हो चुका था। प्रथम वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड जो है प्रमुख राष्ट्र था, उन्होंने टर्की के सुल्तान के सारे अधिकारों को छीन लिया। टर्की मुसलमानों का सर्वोच्च धर्मगुरु, जिसे खलीफा कहा जाता है, वो था। महात्मा गांधी ने भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया कि जब तक खलीफा का पद वापस नहीं दिया जाता, जब तक मुस्लिमों के धर्म गुरु खलीफा को पुनः स्थापित नहीं किया जाता, तब तक हम यानी कि ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जो उस समय की तत्कालिक घटनाक्रम चला, उसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कराया और हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। असहयोग आंदोलन यानी कि अब हम ब्रिटिश सरकार के जो नियम हैं या ब्रिटिश सरकार की जो शासन या प्रशासन का तो जो तंत्र है, हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे और अब हम असहयोगी बन जाएंगे। इसका एक विधिवत कार्यक्रम घोषित किया गया, जैसे कि सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पदों एवं उपाधियों का त्याग किया जाएगा, सरकारी स्कूल, अर्ध कॉलेज का बहिष्कार किया जाएगा, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाएगा, कोई वकील सरकारी केस नहीं लड़ेगा, विदेशी माल का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाएगी, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सव समारोह किसी भी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम उसका बहिष्कार किया जाएगा और मेसोपोटामिया में जो मजदूर कार्य करते हैं वो
कार्य नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसकी एक लंबा यानी कि एक कार्यक्रम तय किया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि जगह जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी। हम देखते हैं कि लाखों बच्चों ने अंग्रेजी स्कूलों में या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जाना बंद कर दिया, वकीलों ने पैरवी करना बंद कर दिया, सरकारी आयोजनों का बहिष्कार होने लगा, स्वदेशी पर बल दिया जाने लगा। और हम देखते हैं कि घर घर में चरखों का एक ऐसा चक्र आया कि घर घर के अंदर यानी कि वस्त्रों का या स्वदेशी जो वस्त्र है उनको बनाया जाने लगा और स्वदेशी जो माल है, स्वदेशी वस्तु है, उसका निर्माण किया जाने लगा। और हाँ, और राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान स्थानों की भारत में ऐसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना होती है जो ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं है, जैसे पटना विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना मुस्लिम विद्यापीठ, अलीगढ़, काशी विद्यापीठ, ऐसी कई तरह की यानी कि स्थापना होती है। और इस आंदोलन के समर्थन में महात्मा गांधी अपने केसर हिंद की उपाधि को वापस लौटा देते हैं और सेठ जमनालाल बजाज अपनी राय बहादुर की उपाधि को त्याग देते हैं। अब ये आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का इतना व्यापक हो जाता है भारत के हर हिस्से में, यानी कि एक ऐसी आंदोलन पहली बार भारत के अंदर हुआ और संपूर्ण भारतीय जो है एकजुट हुए, ब्रिटिश सरकार की नींव से नींव हिल जाती है। इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार घबरा गई, लेकिन तभी एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ कि महात्मा गांधी ने 1 फरवरी 1922 को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर 7 दिनों के अंदर ब्रिटिश सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो वो गुंटूर में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। लेकिन उससे कुछ दिन पूर्व ही गोरखपुर के चोरा चोरी गांव के अंदर 5 फरवरी 1922 को भीड़ द्वारा होकर थाने में आग लगा दी जाती है और इसमें लगभग थानेदार सहित 21 पुलिसकर्मी जलकर मर जाते हैं। महात्मा गांधी इससे बहुत व्यवस्थित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरा आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, सत्याग्रह था और इसमें हिंसा हुई है, तो मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूँ। जब आंदोलन अपनी चरम पर था, महात्मा गांधी उस समय ऐसे आंदोलन को जब वापस ले लेते हैं तो उस समय संपूर्ण भारत महात्मा गांधी की आलोचना करता है। सुभाष चंद्र बोस आलोचना करने वाले में प्रमुख नेता थे, लाला लाजपत राय प्रमुख नेता थे, मोतीलाल नेहरू प्रमुख नेता थे। वो महात्मा गांधी को पत्र लिखते हैं, उनसे वार्ता करते हैं कि आपने ऐसा क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया आपने, जब हमें यानी कि हम अपने सफलता की ओर थे और आपने एकदम से आंदोलन को वापस ले लिया। हम देखते हैं कि इस प्रकार ये आंदोलन वही समाप्त हो जाता है। लेकिन इस आंदोलन ने भारत में जो महत्वपूर्ण काम किया वो ये काम किया कि स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। क्योंकि प्रारंभ में जो स्वतंत्रता आंदोलन था, चाहे उग्रवादियों के रूप में हो चाहे उदारवादियों के रूप में हो, वो इतना सशक्त नहीं था, हर भारतीय उससे जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन इस असहयोग आंदोलन ने संपूर्ण भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध दिया और भारत का ऐसा कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई गांव नहीं था जहां इस आंदोलन का प्रभाव ना हो या लोगों ने एकत्र होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध ना किया हो या असहयोग आंदोलन की जो घोषणा पत्र था उसका पालन नहीं किया हो। फिर हम देखते हैं कि इस आंदोलन ने दूसरा महत्वपूर्ण काम किया, भारतीयों में साहस और निर्भीकता का जो है संचार किया। पहले भारतीयों में निर्भीकता नहीं थी, संचार उनमें एकता नहीं थी, उनमें डरपोकपना था, डर था। लेकिन इस आंदोलन ने उस डर को निकाल दिया और इस कारण भारतीय एक हुए। फिर हम देखते हैं कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप कई बहुत अच्छी चीज़ें हुई, जैसे कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई, भारत में देशी उद्योगों की स्थापना हुई, हथकरघा उद्योगों की स्थापना हुई। हम देखते हैं कि विदेशी वस्तु की जगह लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं का जो है प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। सरकारी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जाने की अपेक्षा बच्चों ने राष्ट्रीय जो स्कूल स्थापित हुई थी, संस्था स्थापित हुई थी, उनमें जाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इस आंदोलन की बहुत आलोचना भी होती है, क्योंकि जब आंदोलन बहुत चरम पर था और एकदम से ही इस आंदोलन को वापस लेना मूर्खतापूर्ण कार्य था। और हम देखते हैं कि इस आंदोलन के जहाँ पर बहुत सकारात्मक परिणाम रहे हों, लेकिन महात्मा गांधी का ये आंदोलन बिना सफलता प्राप्त किए, उद्देश्य को प्राप्त हुए समाप्त हो गया। धन्यवाद।